हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है AB। जब C एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो AC की फॉर्मेशन होगी और B बनेगा। अब यहाँ पर C ने B को डिस्प्लेस करा है, जिससे AC की फॉर्मेशन हुई है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब C B से ज़्यादा रिएक्टिव हो। अगर C B से कम रिएक्टिव है तो ये कंपाउंड AB में से B को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कंपाउंड में से किसी को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखा गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यहाँ पर ये सारे मेटल्स हैं, पर इनके बीच में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, जो नॉन मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस करेंगे। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। प्लीज सेंड कैट्स, monkeys and zebra in long huge cage made of shining gold। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। जब हम कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में लेड स्ट्रिप डालेंगे तो लेड क्लोराइड और कॉपर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर लेड कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर क्लोराइड का ग्रीन सॉल्यूशन धीरे धीरे लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। लेड स्ट्रिप के ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए लेड कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक की स्ट्रिप डालते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म होता है। यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन धीरे धीरे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। जिंक की स्ट्रिप जो सिल्वर वाइट कलर की होती है, उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। आयरन पीस को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन धीरे धीरे आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से ग्रीनिश सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और आयरन पीस के ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ये रिएक्शन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस रिएक्शन को एक एक्टिविटी से समझते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। आयरन नेल लेंगे, उसको सैंड पेपर से रब करेंगे और थ्रेड की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सस्पेंड करेंगे। 20 मिनट्स के लिए इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि ये आयरन नेल जो ग्रे कलर का था, उसके ऊपर रेड ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो गया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो हमारी बी टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का था, वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट C AB में से B को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर एक एलिमेंट आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। केमिकल रिएक्शंस की 4th टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे नाम से पता चल रहा है, इन रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। 2 कंपाउंड्स आपस में आयंस एक्सचेंज करके रिएक्ट करते हैं, जिससे 2 नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। सपोज 2 कंपाउंड्स हैं AB और CD। पहले समझते हैं कि ये आयंस जिनका एक्सचेंज होता है, एक्चुअली में उनकी फॉर्मेशन होती कैसे है।
इन कंपाउंड्स को हम पहले वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब हमने AB और CD का एक्व सॉल्यूशन लेना है। जब हम कंपाउंड AB को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैटायन A+ और एनायन B- में डिसोसिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब CD का एक्व सॉल्यूशन लेंगे तो पानी में CD कैटायन C+ और एनायन D- में डिसोसिएट हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में ये जो कैटायंस और एनायंस की फॉर्मेशन हुई है, ये फ्रीली मूव करेंगे। इन कैटायंस और एनायंस के फ्रीली मूव करने से एक्सचेंज ऑफ आयंस फैसिलिटेट होता है, जिस वजह से ये अपने पार्टनर्स स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड AB में A का पार्टनर है B और कंपाउंड CD में C का पार्टनर है D। जब पार्टनर स्विच होते हैं तो AD और BC ये दो नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब इस रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट के वाइट PPT और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। एक्वस सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड बेरियम आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। सॉल्यूशन में ये आयंस फ्रीली मूव करेंगे और अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करेंगे। बेरियम सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करेगा। आयंस एक्सचेंज करने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि बेरियम अपने पार्टनर की जगह सोडियम सल्फेट में सोडियम के पार्टनर के साथ रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली सोडियम अपने पार्टनर की जगह बेरियम के पार्टनर के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से सेपरेट किया जा सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लेड आयोडाइड के येलो PPT और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में लेड आयंस और नाइट्रेट आयंस में डिसोसिएट होता है। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयंस और आयोडाइड आयंस में डिसोसिएट होता है। सॉल्यूशन में ये आयंस फ्रीली मूव करते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ आयंस पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर लेड आयंस आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, और पोटेशियम आयंस नाइट्रेट आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो हमने देखा कि लेड अपना पार्टनर छोड़कर पोटेशियम के पार्टनर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, और पोटेशियम अपने पार्टनर को छोड़कर लेड के पार्टनर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है।